बैठिए। आइए। सर फर्स्ट वाले लाइन में वो ड्यू टू द के बाद क्या है? ड्यू टू द वायर। इसको लिख लीजिए तो नया टॉपिक को शुरू करना है। फर्स्ट वाली लाइन सर एक बार पढ़ दीजिए बस। Because of its small size and low junction capacitance due to the wire electrode, the point contact diode is very suitable for operation at the frequencies as high as 10 gigahertz. They are very useful in rectifiers, microwave detectors, and pulse circuits. बैठिए बैठिए, जल्दी जल्दी बैठिए बेटा। जल्दी बैठो। गुड मॉर्निंग।
थोड़ा टाइम से आ जाया करें सभी बच्चे। अरे इधर बैठ जाओ, इधर बहुत जगह है। सर आगे हेडिंग क्या है? मुझे दिख नहीं रहा। रेक्टिफायर हेडिंग है बेटा। रेक्टिफायर। हाँ बेटा, नया हेडिंग है रेक्टिफायर। देखिए अब सामने देखिए सब लोग, रेक्टिफायर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेक्टिफायर न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए। हो सकता है रेक्टिफायर को आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा हो, ठीक है। तो रेक्टिफायर होता क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है रेक्टिफायर का, सबसे पहले इस बात को जानना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ना है वो कहीं ना कहीं डेली लाइफ में हमको यूज करते हैं वो सारी चीजें, चाहे वो रेक्टिफायर हो, चाहे वो एसी सिग्नल हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो स्किन इफेक्ट हो, कोई भी प्रभाव हो, कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इस रेक्टिफायर ये है क्या? रेक्टिफायर जो नाम दे दिया गया है एक रेक्टिफायर, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, दैट्स इट, यही है। ये किस काम में आता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा मोबाइल फोन होता है, वो भी एक डिवाइस होता है। तो वो किस काम में आता है? फोन करने के, इंटरनेट चलाने के काम में आता है, गूगल करने के काम में आता है, कई सारे हम सोशल नेटवर्किंग साइट चलाने का काम। कोई भी डिवाइस अगर हमारे पास है, चाहे वो पेन ड्राइव क्यों ना हो, वो हमारे पास मेमोरी कार्ड क्यों ना हो, माइक क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उसका कार्य बधा हुआ है। उसी प्रकार से रेक्टिफायर का भी कार्य बधा हुआ है। ये क्या करता है? एसी को डीसी में बदल देता है। और यही बात, इसी का एग्जाम्पल हम लिए थे इसके पहले वाले टॉपिक में जो कल हमने पढ़ाया। कल हमने बताया कि पॉइंट कांटेक्ट डायोड क्यों बनाया जाता है, उसको किस प्रकार से यूज करते हैं। तो कल हमने रेक्टिफायर के तौर पे यूज करते हैं, इस बात को हमने बताया। बाकी माइक्रोवेव डिटेक्टर और पल्स सर्किट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सारी चीजें में इस्तेमाल करते हैं हम इस चीज को, उसी के लिए वो बनाया भी जाता है। तो जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि आपके फोन में ग्रुप में मैंने आज सुबह में भेजा है कि आप लोग देख लें कि कैसा दिखता है रेक्टिफायर। उस डिवाइस को जहां लगा दिया जाता है, मींस रेक्टिफायर को जहां लगा दिया जाता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारा चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर, वो हम बोर्ड में लगाते हैं। बोर्ड में हमारी कौन सी सिग्नल आती है? एसी सिग्नल आती है। और उस चार्जर के माध्यम से, जिसको कहते हैं अपनी भाषा में एडेप्टर देदा हो, जब जाते हैं एक दुकान पे खराब हो जाता है, कहते हैं भैया एगो एडेप्टर देदा, एडेप्टर। कहते हैं कितने एम्पियर का एडेप्टर चाहिए? 2.5 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का। जितने अधिक एम्पियर का एडेप्टर लेंगे उतना ही ज्यादा एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो मैक्सिमम हम लोग 2.5 से 3 एम्पियर का एडेप्टर लेते हैं ताकि काफी लंबा चले, उसकी लाइफ टाइम काफी अच्छी हो। कहते हैं ना कि कितने महीने की वारंटी है, तो ये जो वारंटी डिसाइड होता है वो रेक्टिफायर के क्वालिटी पे डिसाइड होता है, किस प्रकार का रेक्टिफायर है। वो हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है या ब्रिज रेक्टिफायर है, कैसा रेक्टिफायर है? ब्रिज रेक्टिफायर आपका और महंगा आता है। तो ये जो हमारा रेक्टिफायर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मींस कन्वर्टिंग ऑफ एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल इज द वर्क ऑफ रेक्टिफायर। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है। सिंपल फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है आप सभी जानते हैं, पढ़ा चुके हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड को इसमें कनेक्ट किया जाता है, और जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तभी ये रेक्टिफायर वर्क करेगा, रिवर्स बायसिंग में ये वर्क नहीं करता है।
इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, अभी मैं बनाता हूं कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि पीएन जंक्शन डायोड जब रेक्टिफायर में लगाया जाता है तभी रेक्टिफायर फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो कार्य करता है, रिवर्स बायसिंग में यह कार्य नहीं करता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पे दो प्रकार के रेक्टिफायर हम जानते हैं। एक को कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। द फर्स्ट type of rectifier is known as half wave rectifier and the second type of rectifier is known as full wave rectifier. अब हाफ और फुल वेव क्या होता है और हाफ और फुल ऐसा क्यों बनाया गया? देखिए, जब साइंटिस्ट इसको बना रहे थे तो उन समय उनको पता नहीं था कि एक पीएन जंक्शन डायोड लगेगा कि या फिर दो पीएन जंक्शन डायोड लगेगा, कितना पीएन जंक्शन डायोड लगेगा तो हमको पूरा फुल वेव फॉर्म में डीसी सिग्नल हमको मिलेगा। तो पहले क्या किए, एक पीएन जंक्शन डायोड लगा के देखे कि रेक्टिफायर में जरा एक पीएन जंक्शन डायोड लगा के देखे क्या होता है, क्या वो पूरा सिग्नल एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा लग रहा है, पूरा नहीं कर रहा है। फिर दो पीएन जंक्शन डायोड लगाए, अच्छा आप देखें एसी को पूरा डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, अच्छा अब पूरा कर रहा है। तो जब साइंटिस्ट कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाते हैं तो उस पे एक नहीं 1000 बार उस पे प्रयोग करते हैं कि इस पे हमको सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जब रेक्टिफायर का बनाया गया, जब रेक्टिफायर को बनाया गया तो हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रकार बनाया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं, there is lots of number of coils in primary section and minimum number of coils in secondary section. From the primary section we apply a AC signal, a proper AC signal applied from a primary section that is named as P1 and P2, and after that secondary section we have to join a load resistance RL via this section, from which we gain the output of this rectifier. From here we gain V0, and the upper part of this coil we have to introduce a PN junction diode. क्या बात हो रही है? ये कुछ आपका दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से रेक्टिफायर को बनाया जाता है। इसको हम P1 P2 कहेंगे, इसको हम S1 S2 कहेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए जो प्राइमरी सेक्शन में कॉइल होता है तो नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी सेक्शन में नंबर ऑफ कॉइल कम होते हैं। इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है क्योंकि हमको एसी टू डीसी में चेंज करना है, ना कि डीसी टू एसी में चेंज करना है। यही अगर डीसी टू एसी में चेंज करना होता तो कॉइल का सेक्शन हम पलट देते, स्टेप अप कर देते। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी सेक्शन में हमेशा अधिक होते हैं, ये बात को हमेशा याद रखना है। अब ये काम कैसे करता है, जो लोड रेजिस्टेंस आरएल हमने यहां पे लगाया है इसी सेक्शन पे हमको आउटपुट प्राप्त होगा। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, हमको पता है। तो कंस्ट्रक्शन के रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन में ये कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्यों कह रहे हैं, हाफ वेव हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो हमको आउटपुट मिलेगा केवल पॉजिटिव हाफ सिग्नल का ही डीसी में कन्वर्ट करेगा। कैसे, देखिए कोई भी वेव हम बनाते हैं तो जो अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ और जो लोअर पार्ट होता है उसको कहते हैं निगेटिव हाफ। किसी वेव के वेव को दो सेक्शन में हम डिफाइन कर सकते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरे को कहते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही रेगुलेट करता है। द पॉइंट टू बी नोटेड
जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के फ्रीक्वेंसी को ही रेगुलेट करता है, बल्कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हाफ के साथ साथ पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव के भी सिग्नल को रेगुलेट करता है। दोनों में यही अंतर है। तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल रेगुलेट होगा। क्यों, वो भी यहां पे हम सीखेंगे। इतना जानने के बाद मान लेते हैं यहां से हम एसी सिग्नल दे रहे हैं। सपोज दैट एसी सिग्नल हमारे घर में आ रही है 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 260 वोल्ट, 310 वोल्ट, कितनी भी आ सकती है। तो ये जो हमारा सिग्नल है कुछ इस प्रकार से हमको, ये फिर एसी सिग्नल है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये हमारी एसी सिग्नल है पॉजिटिव निगेटिव के फॉर्म में। और जब हम कोई हाफ वेव रेक्टिफायर को इस पे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं एसी सिग्नल, ये यही वाली एसी सिग्नल इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, दिस वन एंड फर्दर अगर आएगा तो दिस वन। ये निगेटिव साइकिल को रेगुलेट नहीं करेगा। कुछ इस प्रकार से आपको सिग्नल प्राप्त होगा। मतलब कि जो निगेटिव साइकिल वाले सिस्टम है, हमारे जो निगेटिव सिग्नल है, इसको ये काट दे रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मींस जो हमको डीसी प्राप्त हो रहा है केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल से प्राप्त हो रहा है, न कि निगेटिव हाफ साइकिल से। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम हाफ इसलिए पड़ा कि आधा रेगुलेट कर जाता है और आधा काट देता है। तो जो पॉजिटिव साइकिल होगी हमारी एसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल की, उसी को रेगुलेट करेगा, और जो निगेटिव हाफ साइकिल होगी हमारी, उसको रेगुलेट नहीं करेगा, जिस कारण आउटपुट में केवल आधी वेव नजर आएगी। आधी वेव आधी सिग्नल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाफ वेव। बेटा अगर वेव हम ड्रॉ करते हैं तो वेव, इस पूरे सेक्शन को वेव कहते हैं। अब इसी का एक पार्ट अगर मिटा दिया जाए तो ये आधा हो गया ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाफ वेव। अच्छा, तो ये प्रक्रिया हो रही है, हमने बता दिया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल रेगुलेट कर रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल रेगुलेट नहीं कर रहा है। क्यों, कैसे, ऐसा कैसा काम हो रहा है कि निगेटिव को रेगुलेट ये नहीं कर रहा है। लेट अस सी, हम यहाँ पे वर्किंग इसका जब जानेंगे तो ये जान जाएंगे कि निगेटिव हाफ साइकिल को रेगुलेट क्यों नहीं कर रहा है। तो अभी तक तो बात हुई कंस्ट्रक्शन की, कैसे बनेगा उसकी बात हो गई, यहां तक कि आउटपुट कैसा प्राप्त होगा उसकी बात हो गई। अब ऐसा आउटपुट क्यों प्राप्त हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहां से हम सिग्नल अप्लाई किए, एसी सिग्नल। सबसे पहले सेकेंडरी सेक्शन में S1 को पॉजिटिव रखते हैं और S2 को नेगेटिव रखते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस वाले सेक्शन को, S1 के सेक्शन को पॉजिटिव और S2 के सेक्शन को हमने नेगेटिव रखा, तो P किस में चला जाएगा, P पॉजिटिव से हो जाएगा और N किससे हो जाएगा, मींस क्या पीएन जंक्शन किसमें है, फॉरवर्ड बायस में। और हम जानते हैं पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है तो रेगुलेट करता है, कोई भी ब्रेकडाउन हमको नहीं प्राप्त होता है। इट मींस जो इसकी रेजिस्टेंस है बहुत कम होगी, जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है बहुत ही कम होगी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता जब कम होगी तो स्विचिंग काफी तेजी से होगा। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए।
एक इंसान है जिसका पेट पूरा अच्छे से निकला हुआ है इस प्रकार से, और एक इंसान है जिसका बॉडी अच्छा खासा टाइगर श्रॉफ की तरह। तो बेटा तेज कौन भागेगा बेटा? टाइगर श्रॉफ भागेगा बेटा। अगर रेस करा दिया जाए तो एक का तो पेट ही ऊपर नीचे होता रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें है? उस पेट वाले में। मतलब भागने की कोशिश कर रहा हो, भाग ही नहीं पा रहा है, पेट ऊपर नीचे, मतलब प्रतिरोधक क्षमता उसकी पेट दिखा रहा है। मतलब स्विचिंग जल्दी जल्दी आगे पीछे पैर नहीं कर पाएगा वो, 2-3 बार करेगा। और वही चीज अगर टाइगर श्रॉफ में देखा जाए तो रेजिस्टेंस उसमें बहुत कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत तेज होगी। तो जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे स्विचिंग तेजी से होगी, और वहां पे एसी सिग्नल को फटाफट डीसी में कन्वर्ट करते चला जाएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जब भी पीएन जंक्शन डायोड को हम रखते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस हमारी बहुत कम होती है, और रेजिस्टेंस कम होने से स्विचिंग बहुत तेजी से होगी, जिसमें एसी सिग्नल डीसी में फटाफट कन्वर्ट होगा, और इसीलिए फॉरवर्ड बायसिंग में ये पूरा का पूरा सेटअप कार्य करता है। तो P हमारा पॉजिटिव से हो गया, N हमारा निगेटिव से हो गया। इट मीन्स ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, और जैसे ही एसी सिग्नल देंगे फॉरवर्ड बायसिंग में ये रेगुलेशन करने लगेगा। इट मीन्स जैसा कि मैंने एरो हेड्स दिखाया है कुछ इस प्रकार से, एरो हेड्स मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं। इससे एरो हेड्स नजर आ रहा है, कुछ इस प्रकार से करंट प्रवाह करेगी और एसी सिग्नल डीसी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल की, मतलब पॉजिटिव सेक्शन रेगुलेट कर जाएगा ये। अब वही निगेटिव का कोशिश कर रहे हैं, इसको निगेटिव कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए। तो अब पीएन जंक्शन डायोड किसमें चला गया? इट मींस अब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में चला गया। मींस रेजिस्टेंस, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन देता है, पता है ना। डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर जाती है और रेगुलेशन बड़ा रुक रुक के होता है। और जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में आएगा ये काम करना बंद कर देगा बेटा रेक्टिफायर के केस में। इट मींस निगेटिव हाफ साइकिल को रेगुलेट नहीं करेगा। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसको तो रेगुलेट कर गया, और जैसे ही निगेटिव पहुंचा, निगेटिव से पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा, और रिवर्स बायस में आने का ये वाला पार्ट आपको रेगुलेट नहीं करेगा। और जब ये वाला पार्ट रेगुलेट नहीं किया, फिर से ये आया तो फिर ये रेगुलेट कर देगा, फिर निगेटिव आ गया, फिर इसको रेगुलेट नहीं करेगा। इट मींस in half wave rectifier the regulation of positive half cycle is continuously going on, and for negative half cycle it can be stopped. इसका मतलब यह हुआ कि हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के एसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रेगुलेट करेगा, निगेटिव को नहीं करेगा। तो दैट इज positive half cycle, that is the working of positive half cycle of half wave rectifier. सर ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ बताइए बेटा। सर फॉरवर्ड बायसिंग में लो रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है? बेटा आपका नाम क्या बाबू? सर प्रतिभा। बहुत कष्ट है प्रतिभा, बता रहे, देख लीजिए। कितना दिन हुआ ज्वाइन किए मुझे? सर कितने दिन से क्लास कर रहे हो बेटा? सर 20 दिन हो इसीलिए गया होगा, 20 ऐसा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा। देखिए जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस नहीं किए हमारे और सेकंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट छूट गया है, उनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। एक बच्ची का क्वेश्चन आया है, सर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हाई हो जा रहा है और कैसे लो हो जा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है।
देखो बेटा, जब पीएन जंक्शन डायोड हम पढ़ा रहे थे तो कुछ ऐसा फिगर हम बनाए थे। पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ा रहे थे तो इसको लिख रहे थे पी और इसको लिख रहे थे क्या, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या भर दे रहे थे और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या भर दे रहे थे, और माइनॉरिटी भर देते नहीं तो बुरा मान जाएगा। माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज आप कुछ भी कर दीजिए। तो जब इतनी बात हो रही थी तो इसमें हम बाइसिंग सिखाए थे, कहे कि बेटा पहले फॉरवर्ड बाइसिंग में कर दो और फिर बाद में रिवर्स बाइसिंग में। तो लो पहले फॉरवर्ड बाइसिंग में कर दिए, पी को पॉजिटिव से और एन को। तो जैसे ही हम बाइसिंग कर रहे थे ये जंक्शन पे पॉजिटिव इधर आ जा रहा था और निगेटिव कहां, इधर चला जा रहा था। इट मींस रिकम्बिनेशन हो जा रहा था बिना किसी रोक टोक के। जंक्शन पे रिकम्बिनेशन हो जा रहा था और रिकम्बिनेशन के चलते करंट प्रवाह कर रही थी हमारी कुछ इस तरीके से। जैसे ही ये देखिए ये पॉजिटिव है, कैसे होगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ये पॉजिटिव इस होल को, ये होल हमारा पॉजिटिव होता है, इधर धक्का देगा और ये निगेटिव, ये हमारा इस निगेटिव को इधर धक्का देगा। और जब ये पॉजिटिव इधर जाएगा, निगेटिव इधर जाएगा, एक जंक्शन पे जंक्शन का फॉर्म होगा जिसपे चार्ज कैरियर्स आपके इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और फिर वहां पर रिकम्बिनेशन होगा और फिर हमारा वहां पे कंडक्शन वहां पे हमको मिलेगा। तो ये तो बात थी फॉरवर्ड बाइसिंग में, जो बहुत ही भले तरीके से मान जा रहा था, सुचारू रूप से हमारी जो है कंडक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही थी। लेकिन अगर यहीं पे इसको रिवर्स बाइसिंग कर दिया जाए, उल्टा कर दिए, रिवर्स बाइसिंग कर दिए, तो अब जो कंडक्शन होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा, ना कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। माइनॉरिटी का मतलब कि ये जो हमारे छोटे छोटे निगेटिव है और ये जो हमारे छोटे छोटे पॉजिटिव है, इसके वजह से कंडक्शन होगा, क्योंकि ये निगेटिव अब इस निगेटिव को धक्का देगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का देगा। तो अब रोल किसका है, माइनॉरिटी का है रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम होते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो होता क्या है कि डिप्लीशन रीजन चौड़ी होने लगती है, और डिप्लीशन रीजन चौड़ी होने का मतलब कि रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा। इसीलिए रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड में इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। और ये बात जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि रिवर्स बायसिंग में जो जंक्शन होता है वो चौड़ा होने लगता है, जिस वजह से ब्रेकडाउन होता है, और जो चौड़े होने की वजह से वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वो कंडक्शन नहीं होने देगा जब तक कि ब्रेकडाउन नहीं होगा। और इसी वजह से रिवर्स बायसिंग में इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। दैट्स वाई यहां पर रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड वर्क नहीं करेगा। क्लियर है प्रतिभा? यस सर, थैंक यू सर। ठीक, एक भी क्लास मिस मत किया करें, नहीं तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो ये तो बात है बेटा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जा रहा है हमारा रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड में। क्या बात हो रही है राय साहब? अभी तो ये तो बात हुई हाफ वेव रेक्टिफायर की। बड़ा आसान था यार, इसमें तो बड़ा हो गया आराम से। जो है लो रेजिस्टेंस आरएल पे हमको डीसी सप्लाई प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। अगर यहाँ पे हम इस प्रकार से सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से D1 D2 मिलेगा। मतलब एसी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डीसी में। अब हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। जब तो फुल वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन डायोड की जगह 2 पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किया था। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब कि जो यहाँ पे निगेटिव साइकिल को काट दे रहा था ये, अब ये नहीं काटेगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे जब हम डायग्राम बनाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर का और उसका प्रिंसिपल जब लिखेंगे तो प्रिंसिपल हूबहू एकदम सेम होगा, सेम एज हाफ वेव रेक्टिफायर, उसी प्रिंसिपल पे कार्य करेगा।
बस एक पीएन जंक्शन डायोड को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आरएल लगाया हाफ वेव में, और यहाँ लोड रेजिस्टेंस आरएल जो लगाया है वो अंदर लगाया है। यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन देखा फुल वेव रेक्टिफायर का। तो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन में एक अंतर यहां सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि पीएन जंक्शन डायोड एक बढ़ गया है, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि लोड रेजिस्टेंस आरएल का जो हम यहाँ पे लगा रहे थे, लोड रेजिस्टेंस आरएल हाफ वेव में, वो हम बगल में लगा रहे थे, लेकिन जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में लगा रहे हैं वो सेंट्रल टैप्ड रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस आरएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नाम होता है सेंट्रल टैप्ड। सेंट्रल टैप का मतलब ये होता है दो पीएन जंक्शन डायोड के बीच में दब के रह जाना, टैप हो जाना, वहां से निकल ना पाना। सेंट्रल मतलब बीच में, टैप्ड आप ट्रैप्ड समझिए, ट्रैप्ड मतलब क्या होता है, फंस जाना। तो इसको कहा जाता है सेंट्रल टैप्ड लोड रेजिस्टेंस आरएल, जो कि दोनों के लिए कार्य करेगा, पहले वाले डायोड के लिए भी और दूसरे वाले भी। इसीलिए उसको कॉमन कर दिया जाता है, बीच में लगा दिया जाता है, ताकि करंट यहां से आए तो भी हमको आउटपुट यहीं पे मिले, और यहां से आए तो भी आउटपुट यहीं पे मिले। अगर यहां से आ रहा है तो हम क्या बताते हैं, डायोड क्या होता है, किसी एक वे में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रवाह करवाता है। डायोड क्या होता है, किसी एक ही वे में इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रवाह करने पे मजबूर करता है। दो वे में, टू वे या थ्री वे नहीं होती है, ओनली वन वे होती है डायोड में, हमको पता है। तो यहां से अगर करंट आती है, सिग्नल आती है, तो यहीं पे जाएगी, और यहां से आती है तो यहीं पे जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के जो आउटपुट होगा हमको V0 बीच में ही प्राप्त होगा। इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। 75 तो आउटपुट नहीं लगाते हैं, एक आउटपुट लगेगा, ऊपर से आए तो भी भैया हम हैं खड़े, और नीचे आए तो भी हम हैं, हमको मिल जाएगा आउटपुट। तो जब बात होती है कंस्ट्रक्शन की, तो अंतर दोनों में केवल दो ही होता है। एक तो पीएन जंक्शन डायोड बढ़ा दिया जाता है, और दूसरा जो लोड रेजिस्टेंस आरएल है उसको सेंट्रल टैप कर दिया जाता है। यही दोनों में अंतर है, और बाकी रटने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये तो बात होगी कंस्ट्रक्शन की। आउटपुट की बात करते हैं। जो आउटपुट हम वहां दे रहे थे, वहां पे निगेटिव वाले पार्ट को काट दे रहा था, लेकिन यहां पे आउटपुट का भी हमको अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहा है और निगेटिव का भी हमको डीसी में कन्वर्ट करते। देखिए, ये हमारा पॉजिटिव हाफ था, ये हमारा निगेटिव हाफ था, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और फिर निगेटिव। तो पॉजिटिव को भी डीसी कर दिया, निगेटिव को भी डीसी कर दिया, पॉजिटिव को भी डीसी कर दिया, निगेटिव। मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हमको डीसी सप्लाई यहां पे मिलेगी। कहीं पे भी कैंसिलेशन नहीं होगा किसी भी फ्रीक्वेंसी का, किसी भी सिग्नल का, चाहे वो 20 हर्ट्ज दीजिए, चाहे 50, चाहे 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप सिग्नल दे दीजिए। और फ्रीक्वेंसी हम देते कहां से, सिग्नल देते कहां से, फ्रीक्वेंसी जनरेटर से देते हैं। हमारे पास एक डिवाइस होता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर का, लैब में सबके पास होगा, कॉलेज में लैब में फ्रीक्वेंसी जनरेटर डिवाइस मंगाते हैं प्रिंसिपल साहब, उनसे कहा के मंगवाया जाता है। जो भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता होंगे, प्रिंसिपल साहब उनसे पूछते हैं कि आपको लैब में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है जिससे बच्चे प्रैक्टिकल कर सकें। तो उसमें एक लिस्ट जब तैयार की जाती है तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर का भी एक नाम दिया जाता है कि आप उसको मंगा लीजिए, जिसके माध्यम से हम पूरी वेव बच्चों को दिखा सकते हैं कि वेव कैसे फॉर्म होती है, वेव कैसे जनरेट होती है। तो जो वेव फॉर्म जनरेटर जो आता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर, उसमें साइन वेव, कॉस वेव, सारी वेव्स उसमें हम स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सारी वेव्स उसमें जनरेट कर सकते हैं। उसी में इस वेव को दिखाया जाता है कि देखो इस प्रकार से वेव जो है फॉर्म हो रही है। तो जो हमारी निगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल थी वो पूरी की पूरी डीसी में कन्वर्ट होगी और डीसी सिग्नल जो हमको मिलेगा लगातार कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मिलेगा, कहीं पे भी रुकावट नहीं होगी। अब तो बात हो गया कंस्ट्रक्शन और आउटपुट का। अब ये बात कर ली जाए कि ये काम कैसे करेगा, ये आखिर कैसे काम कर रहा है कि लगातार आउटपुट हमको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मिल रहा है। वो कैसे काम कर रहा था कि एक पार्ट हमारा कैंसिल कर दे रहा था, तो वो तो क्लियर हो गया। अब ये भी क्लियर कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल P1, P2 प्राइमरी कॉइल, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, सेकेंडरी कॉइल S1 एंड S2। सेम वही काम कीजिए, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, तो इसको पॉजिटिव करने से ये वाला पार्ट जो होगा बेटा, ये कौन से बैच में हो जाएगा और ये कौन से बैच में हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहा है, नहीं समझे। ये हमारा P होता है पार्ट और ये क्या होता है, N होता है। ये P होता है पार्ट, ये क्या होता है, तो P पॉजिटिव से इसका मतलब क्या, दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज इन रिवर्स बायस। हाँ ठीक है, तो यहां ये पॉजिटिव है, इस प्रकार से हमारी करंट प्रवाह करेगी इस प्रकार से। और ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, दिस हाफ सेक्शन ऑफ दिस सर्किट, ये कार्य उस टाइम पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डायोड है हमारा ये रिवर्स बायस में और ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में। तो रिवर्स बायस वाला सिस्टम कार्य नहीं करेगा, केवल क्या, फॉरवर्ड बायस वाला सिस्टम कार्य करेगा उस टाइम पे जिस टाइम पे ये फॉरवर्ड में होगा। तो इट मींस फॉरवर्ड हाफ साइकिल को तो ये डीसी में कर दिया, डीसी मिल गई हमको यहां से। उसके बाद अल्टरनेट वे में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये फॉरवर्ड में हो जाएगा और किस में हो जाएगा, रिवर्स में। उस टाइम पे ये कार्य नहीं करेगा और कौन सा कार्य करने लगेगा, ये। तो मतलब जब ये कार्य नहीं कर रहा है ये कार्य कर रहा है, और जब ये कार्य नहीं कर रहा है तो ये कार्य कर रहा है। मतलब पॉजिटिव दीजिए या निगेटिव, आउटपुट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात होती है कि हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहां पे जब इस पार्ट से रेगुलेशन होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमको मिल जाएगा AC टू DC में, और जब निगेटिव होगा तो निगेटिव हाफ साइकिल को AC टू DC में कन्वर्ट कर देगा। इट मींस पॉजिटिव भी कन्वर्ट हो जा रहा है और निगेटिव भी। दैट्स वाई हम ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में DC सप्लाई मिल रही है और इस प्रकार से रेक्टिफायर कार्य करता है। तो जो AC सिग्नल हमको नहीं चाहिए होता है अपने मोबाइल के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, अपने PC के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए,
हम यूपीएस लगाते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनइंटरप्टेड? अब तो लैपटॉप आ गया, पॉमटॉप आ गया, सब लोग हाथ में, ओह अच्छा चलाते हैं, अच्छे, बहुत बढ़िया से। तो पहले क्या होता था, हम लोग क्या किए, हम लोग डेस्कटॉप चलाते थे। अब आप लोग को डेस्कटॉप ना बहुत मिलेगा, साइबर कैफे में देखने को मिलेगा, नहीं तो सबके पास लैपटॉप है, बस लटका चल दिए। तो जो सीपीयू, जो हमारे पास लैपटॉप होता है, उसमें ना सीपीयू बाहर दिखता है, ना यूपीएस बाहर दिखता है, ना माउस, ना कीबोर्ड। लेकिन जो पहले वाला सिस्टम था बहुत अच्छा था। पहले हमको सीपीयू बाहर दिखाई देता था, यूपीएस बाहर दिखाई देता था। तो यूपीएस होता था तो कभी सोचे हैं कि ये क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है। जब एसी हमारा कट जाता है, लाइट चली जाती है, तब ये ऑन हो जाता है। कहता घबरा मत, हम है। मतलब ये डीसी करंट जो है सप्लाई करता है हमारे कंप्यूटर को, और डीसी का करंट लगातार सप्लाई होने के कारण हमारी कंप्यूटर बंद नहीं होती, जिस वजह से जो भी डाटा हमारे कंप्यूटर में होता है वो खत्म नहीं होता, हम उसको सेव करके तब निकलते हैं। और ये क्यों अनइंटरप्टेड नाम दिया गया है? केवल इसी के वजह से नाम दे दिया गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसमें कॉन्टिन्यूअस डीसी मोड पे करंट सप्लाई होती है और हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता। आगे समझ। तो ये पार्ट हो गया आपका रेक्टिफायर का। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। लिखवा दिया जाए, चलो। क्या फ्लक्चुएटिंग? डिपेंड करता है रेक्टिफायर है कैसा। अभी रिपल फैक्टर, अब ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं। अभी आपको सारे चीजें अभी क्लियर होंगे। अभी यार तो खाली इंट्रोडक्शन था धीरे से, ठीक है। अभी आगे चलेंगे रिपल फैक्टर, इसके बारे में अभी आगे बहुत लंबा है रेक्टिफायर का चैप्टर, ठीक है। बेटा हेडिंग डाल दो, रेक्टिफायर एंड टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। हेडिंग डालिए, रेक्टिफायर एंड टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एंड टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ए बेटा तुम लोग को सुनाई दे रहा है ऑनलाइन बच्चे? रिद्धि, संदेश? यस सर। ठीक है ठीक है, समझ में आया है तुम लोगों को? कुछ बोलते नहीं हो जी, बड़ा कष्ट है। बोलो, समझ में आ गया है? प्रज्ञा राय, मोहम्मद सुहेल, सृष्टि, शालिनी, राना? यस सर। ठीक है चलो, क्या दिक्कत हो पूछिए। हेडिंग डालिए, रेक्टिफायर एंड टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में लिखिए, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert an alternating current. Rectifier is an electrical device which converts an alternating current, which converts an alternating current ब्रैकेट में लिखिए AC into direct current, ब्रैकेट में लिखिए AC into direct current, ब्रैकेट में लिखिए DC into direct current, ब्रैकेट में लिखिए DC, and the process of conversion of and the process of conversion of and the process of conversion of
AC into DC, and the process of conversion of AC into DC is called, and the process of conversion of AC into DC is called rectification. Is called rectification. हो गया? अब नीचे हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर. टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर. ठीक है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर लिखो. पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक ना? इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड पॉइंट फुल वेव रेक्टिफायर, और नीचे हेडिंग दे दीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर. There are two types of rectifier in your syllabus, half wave and full wave. और नीचे हेडिंग दे दी हाफ वेव रेक्टिफायर. देखिए सिलेबस का आप फोटो खींच के आज एक बच्ची को दे देना, वो डाल देगी. ठीक है, सिलेबस का. ठीक है ना? आप सभी लोग निकलवा लेंगे. इसको ले लीजिए, इसको डाल दीजिएगा. ठीक ना? पीडीएफ बना के डाल दीजिएगा. ठीक. सिलेबस का बेटा, सिलेबस का जो फोटो आएगा तो हम बॉयज वाले ग्रुप में भेज देंगे. ठीक है, गर्ल्स आप भेज दीजिएगा ग्रुप में. ठीक है ना? चलिए, ये सिलेबस आप लोगों के पास होना चाहिए ताकि हमको पता रहे कि हमको सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है. ठीक है ना? और कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर का हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए इट इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स. इट इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर. इट इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स positive half cycle of input. It is a type of rectifier which converts positive half cycle of input. Positive half cycle of input AC signal into positive half cycle input. Positive half cycle of input AC signal into DC output signal. Into DC output signal. Into DC output signal. अब नीचे हेडिंग डालिए प्रिंसिपल. कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रिंसिपल हेडिंग डालिए बेटा. प्रिंसिपल लिखिए इसमें इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट. इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट its working is based on principle that बेटा बेस्ड है, BASED. हाँ, बेस्ड निर्भर करता है. आप बेस्ट लिखिए. बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट द PN जंक्शन डायोड कॉमा द PN जंक्शन डायोड कॉमा the PN junction diode, comma, diode conducts when forward biased. Diode conducts when forward biased and do not conduct कब do not conduct? when it is in reverse biased. And do not conduct in reverse biased, या when it is in reverse biased. आप कुछ भी लिख लीजिए. Do not conduct in reverse biased. अब इसका सर्किट डायग्राम बनाना है. ठीक है, बड़ा अच्छे से बनाएंगे इसमें क्योंकि उसी पे नंबर मिलता है. ठीक है,
हाँ बेटा बोलिए। हाँ फॉरवर्ड में होता है, ये पूरा फॉरवर्ड में होता है, तभी तो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है रेगुलेट करता है, निगेटिव को छोड़ देता है। जब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है, जब निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये अपने आप रिवर्स में चला जाएगा, नहीं करेगा, ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसका। क्या चीज? क्या? क्यों बहती है? हाँ बहती होगी, लीकेज करंट होता है उसको, लीकेज करंट उसका नाम नहीं, वो लीकेज करंट के पार्ट में आ जाता है। मतलब कि जब हम कोई भी करंट उसमें सप्लाई नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें करंट रहती है, वो लीकेज करंट के अंदर आ जाती है। समझ में आ रही है बात? इतना लिखने के बाद बेटा हेडिंग डालेंगे सर्किट डायग्राम। इतना इतना बनाने के बाद आप हेडिंग क्या डालेंगे? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हेडिंग डाल करके इसमें लिखना है, ठीक है? क्या ये सर्किट डायग्राम बना लेंगे ना ये वाला, और ये आउटपुट बना लेंगे। इनपुट देखिए, ऊपर वाला इनपुट है, ये आउटपुट है, दोनों वाला। वी आई का मतलब क्या?
इनपुट आई मतलब इनपुट वोल्टेज इनपुट, ये वोल्टेज आउटपुट जो लोड रेजिस्टेंस RL पे मिल रहा है। तो इनपुट यहां देते हैं, आउटपुट यहां से मिलता है। क्लियर है? इतना करने के बाद सर्किट डायग्राम हेडिंग डालेंगे, या फिर नहीं मन कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन डाल लीजिए। रात में सोए थे, बड़ा कष्ट है, थोड़ा सा मुंह हाथ धो के आओ यार। है? तो लिखवा रहे तो सही हो गया, जब बता रहे थे कॉन्सेप्ट तब तो नींद आ रही थी आपको। मुंह धो के आ जाया करो, ठीक ना? तो बिना कहे चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम समझ सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। बारात कर क्या है इसीलिए। हो गया? सबका हो गया? लिखवा दें? आधे लोग नो सर, आधे लोग यस सर। सबका हो जाए तो बताएं। अभी सर नहीं आया है, लेकिन आ गए। चलिए ठीक है, सर्किट डायग्राम हेडिंग डाल करके आप छोड़ दें, ठीक है? इसको लिखवा करके फिर मैं वर्किंग लिखवाना है, इसमें वर्किंग लिखवाना है कि कैसे ये कार्य करता है, जो अभी समझाए हैं इसी चीज को लिखवाना भी है। तो सर्किट डायग्राम हेडिंग डाल करके छोड़ दें, मैं इसको कल लिखवा दूंगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। आ रहे हैं, जरा एक मिनट वो दिखाई तो सर्किट, उसके बाद क्या है, रेक्टिफायर के बाद क्या दिया हुआ है, इसको आज ग्रुप में भेज दीजिएगा, हमको भी मिल जाएगा, फिर हम देख लेंगे। इसमें कैलकुलेशन ऑफ रिपल फैक्टर बताना है, रेक्टिफिकेशन, एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू। सतेंद्र ऑफलाइन आइए।